लास्ट पे हमारे पास अगला पॉइंट आता है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है एक बॉडी के अंदर, वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो इफेक्टिवली एक्ट करती है, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है इसके अंदर बैलेंस्ड होती है। उस जगह पर हमारी बॉडी का पूरा वेट जो है वो बैलेंस हो जाता है, उसको आप कहते हैं दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसके अंदर केस 1 है। केस 1 में वो कहता है अगर आपने एक यूनिफॉर्म रोड का, एक यूनिफॉर्म बॉडी का जो है वो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर करना है, वो आप किस तरह करेंगे, तो वो होगा इसकी हाफ ऑफ द लेंथ पे। फॉर एग्जांपल एक रोड है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इस केस में उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जहां पर उसका पूरा वेट बैलेंस्ड होगा, जहां पर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिवली एक्ट करेगी, दैट विल बी द हाफ ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे वो एक कार्डबोर्ड की बात करते हैं। कार्डबोर्ड यानी एक इर्रेगुलर शेप कार्डबोर्ड की बात करता है वो, और इसमें वो कहते हैं कि इस केस में आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। आपने पहले जो है वो इसको एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी से सस्पेंड कर दिया, और आपने देखा कि एक जगह पे लगा दिया पॉइंट बी पे रख के, तो उसके बाद आपने देखा कि कहाँ पर जाकर वो बॉडी जो है वो बैलेंस्ड होगी, वो रुक गई है, तो इस केस में आप उसको एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर रुकी तो आपने जो है वो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपने क्या किया, उसको एक दूसरे पॉइंट से सस्पेंड किया, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से आप दोबारा सस्पेंड करते हैं, और जब वहाँ पर जाके एक बॉडी स्टेबल होगी तो वहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट कार्डबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अब आपने याद रखना है ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, तो आपने याद रखना है एट द लेवल ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा एक ह्यूमन बॉडी का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइडियली मौजूद होता है। बाकी हमारा पोस्टर हर वक्त चेंज होता रहता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी रेज होता रहता है या लॉयर होता रहता है। दूसरी यहाँ पर बात ये याद रखने वाली है कि मैन और चिल्ड्रन के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वुमेन के मुकाबले में स्लाइटली हायर होता है, बिकॉज आपको पता होगा कि जो मेन होते हैं उनकी जो अपर बॉडी होती है, जो उनका थोरैक्स वाला एरिया होता है, इस केस में उनका ज़्यादा मैस जो है वो कंसंट्रेटेड होता है, इसीलिए उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वुमेन के मुकाबले में थोड़ा सा हायर होता है, थोड़ा सा रेज्ड होता है। लास्ट में हम बात करेंगे लाइन ऑफ ग्रेविटी की। लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस, आप इसको अज्यूम कर ले कि ये जो है पॉइंट क्या है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा का। सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा से आप नीचे आते गए और आपने एक लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन इस तरह की थी, सीधी लाइन ड्रॉ की, वो लाइन इस तरह की थी कि वो 2 फुट के बिल्कुल दरमियान फॉल कर रही थी, और फिर आपने यहाँ से इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, यानी आप अपने वर्टेक्स की तरफ ले गए, वर्टेक्स यानी ऊपर वाले एरिया की तरफ ले गए, हेड की तरफ, वहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन थी जो कि सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा से फुट की तरफ जा रही थी और फिर वर्टेक्स की तरफ जा रही थी, इस लाइन को आप कहते हैं दिस इज लाइन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी का पोस्टर हर वक्त चेंज होता रहता है, कुछ लोगों का पोस्टर बैड पोस्टर होता है, कुछ का पोस्टर जो है वो गुड पोस्टर होता है, तो वो कहते हैं एक गुड पोस्टर में ह्यूमन बॉडी की जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ फॉल करती है, मिड सर्विकल। यहाँ पर मैंने एक रफ सी पिक्चर बनाई है, जो कितनी अच्छी डिपिक्शन तो नहीं है, लेकिन हमारे ये सर्वाइकल कर्व है, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यूम कर लिया सर्वाइकल कर्व है, तो मिड सर्विकल, मिड लंबर यानी कि हमारी लंबर स्पाइन है, तो इसके सेंटर से और इन फ्रंट ऑफ थ्रेसिक वर्टिब्रा से जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो पास करती है, और इस केस में हमारा जो शोल्डर और एक्सटर्नल ईयर है वो क्या होता है, इस लाइन ऑफ ग्रेविटी के लैटरली मौजूद होता है। हमारा नी और एंकल जॉइंट जो है वो कहाँ होता है, उसकी जो सेंट्रल एक्सिस होती है नी और एंकल जॉइंट की, वो क्या होती है, पोस्टरलैटरल होती है। तो ये आइडियली एक गुड पोस्टर के केस में लाइन ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी से पास कर रही होती है। ठीक है, लास्ट पे आते हैं हम अगले आखिरी पॉइंट की तरफ, दैट इज बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट नाम से पता चल रहा है वो जगह जहाँ पर ह्यूमन बॉडी सपोर्टेड है, उसको आप कहते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। अब आइडियली जो बेस ऑफ सपोर्ट होती है वो क्या होती है, 2 फुट के दरमियान, मतलब हमारे 2 पाँव के दरमियान, अब अगर आप खड़े हैं या बैठे भी हैं तो 2 पाँव के दरमियान जितना जो डिस्टेंस है आपका, उसको आप कहते हैं दिस इज बेस ऑफ सपोर्ट। यहाँ पर मैंने उसको डिपिक्ट भी किया हुआ है, दिस इज द बेस ऑफ सपोर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पाँव है और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज योर बेस ऑफ सपोर्ट। अब आपने याद रखना है बेस ऑफ सपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एक बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन रह सकेगा, और बेस ऑफ सपोर्ट जितनी कम होगी उतना ही मुश्किल होगा बैलेंस करना। आप पाँव को साथ जोड़ के खड़े हो जाएं तो ऑब्वियसली आपके लिए बैलेंस करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप स्ट्राइट स्टैंडिंग में आपके पाँव के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है तो इस केस में जो आपका बैलेंस है वो आसान होगा। इसके अलावा एक और बात हमें यहाँ पर याद रखनी है, लाइंग पोजीशन में जब आप लाइंग पोजीशन में होते हैं इस वक्त आपकी पूरी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो क्या होता है, सपोर्टेड होता है एक प्लिंथ के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जिस पे आप सोए हुए हैं। तो इस केस में ह्यूमन बॉडी की बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इस केस में जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या है, सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन की बात करेंगे। थैंक यू so much.